नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा हर वीडियो लेक्चर किसी न किसी मेरे सब्सक्राइबर के सवाल से जुड़ा होता है और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें जानने के बाद मुझे लगता है कि उस सवाल का जो जवाब है वह सिर्फ मेरे एक सब्सक्राइबर तक ही सीमित न होकर बल्कि आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं उन तक उस सवाल का जवाब पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह सवाल ही इतना कॉमन होता है, इतना पॉपुलर होता है और इतनी समस्या है उस सवाल को लेकर कि मुझे लगा कि आप सभी को उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, सवाल जैसे ही लिखूंगा ना, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इसके विक्टिम होंगे। ज़रूर आपने सफ़र किया होगा इस चीज़ को या सफ़र कर रहे होंगे। देखिए, ज़मीन की जो कीमतें हैं ना, इधर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, पहले भी कीमतें थीं लेकिन उतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी ज़मीन की जितनी आज की तारीख में बढ़ गई है। तो इसको लेकर बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। ठीक है, सबसे कॉमन फ्रॉड एक और है, वो मैं बताता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर, अगर कोई एक ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री हो जाए, उसे 2 बार बेच दिया जाए तो क्या करें। ठीक है, देखिए, ज़मीन को बेचने का मतलब हम यही समझते हैं कि एक कागज़ पे लिख दिया जाता है कि फ़ला ज़मीन फ़ला व्यक्ति के द्वारा इसके नाम से फ़ला व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, जैसे कोई एक्स है, एक्स ने अपनी संपत्ति वाई के नाम से कर दी, एक कागज़ पे लिख दिया बस। या किसी को लगता है सादे कागज़ पे लिख दो या स्टाम्प पेपर पे लिख दो। देखिए, यह तरीका नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए फ्रॉड होता है। आप अगर सही तरीके से जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैं जो वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जो आम जनमानस है, ठीक है, कॉमन पीपुल हैं, जो इनोसेंट हैं, जानकारी के अभाव में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो लेक्चर्स मैं बनाता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से पूरे हक के साथ एक गुजारिश करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि चैनल पर अभी आप नए आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप ही का फ़ायदा होगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि जैसे अभी मैं ये वीडियो लेक्चर कवर कर रहा हूं, तो जैसे ही यह लॉकुल जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड होगा तो सब्सक्राइब आप करे रहेंगे तो बेल आइकन एक होता है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको मैसेज मिल जाएगा कि यह वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, यानी यूट्यूब पर मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जो घंटी दी होती है उसको प्रेस कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन उससे आपको मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका कोई भी सवाल आपके मन में हो, चाहे सिविल यानी जो भूमि विवाद है उसको लेकर कोई सवाल हो, ठीक है, किसी भी तरह का सिविल का मुकदमा होता है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा होता है, उसको लेकर सवाल हो, बैंक से संबंधित कोई हो, जैसे होता है बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेते हैं, उससे संबंधित भी उनके सवाल होते हैं, वह सवाल आप पूछिए। कोई क्रिमिनल मैटर है, कोई आपराधिक मुकदमा है, जमानत से संबंधित कोई सवाल है, कोई भी कानूनी प्रश्न है, आप मुझसे पूछिए, मैं हर संभव आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एक बात और, आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स मोबाइल नंबर मांगते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार आपका कॉल आता है और मैं नहीं उसके रिसीव कर पाता हूं, तो आपसे ज़्यादा मुझे दुख होता है। ठीक है, कई सारे नंबर से आता है, क्योंकि सबका नंबर कैसे जिन्हें मैं जान नहीं रहा हूँ, अभी किसी अननोन नंबर से भी आ जाता है। आजकल कॉल्स के माध्यम से फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो देखिए, आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत लोग कहते हैं निजी सवाल है, देखिए कोई निजी ऐसा नहीं, हर कोई सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ यह भी तो किसी का कोई निजी मामला ही था आया। देखिए, ज़मीन का मामला ऐसा कोई निजी नहीं, कोई नहीं जानता। आप एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, ठीक है, मैं मेल आईडी बहुत होगा तो मैं मेल आईडी आपको अपना दे दूंगा, ठीक है, लॉकुल का, उस पर आप मुझको कर लीजिए। लेकिन मोबाइल नंबर दे पाना फ़िलहाल मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने दिया था, पूर्व मैंने दिया था, मुझे काफ़ी परेशानी हो गई, दुख ज़्यादा हुआ। दुख यह हुआ कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, तो आप नाराज़ हो जाएंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता है।
ठीक है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से आप नाराज़ हो जाएं। तो आप सवाल पूछिए, जो सवाल आपको पूछना है पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री, ठीक है, जो रजिस्ट्री होने पर क्या करें। ठीक है, यही सवाल है। एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री होने पर क्या करें। बहुत जेन्युइन सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरे लीगल एस्पेक्ट को कवर करूंगा। एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री होने पर क्या करें, यही सवाल है ना। ठीक है, एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री होने पर क्या करें। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, जमीन रजिस्ट्री, इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जमीन रजिस्ट्री आप समझ लेते हैं, या जिसको बेचना, जमीन रजिस्ट्री होता है या तो लोग क्या करते हैं, सादे कागज पर लिख लेते हैं, सादे कागज पर हो गया। कोई होता है स्टाम्प पेपर पर लिख लिए, सिर्फ स्टाम्प पेपर गए, स्टाम्प पेपर पर कर लिया, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर लिख लिया। ठीक है, कोई क्या करते हैं, नोटरी करवा लिया, कोर्ट में होते हैं नोटरी, पब्लिक नोटरी करवा लिया, एफिडेविट करवा लिया, उस पर करवा लेते हैं। ठीक है, और एक हुआ रजिस्ट्री होता है, जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। ठीक है, जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है उसका ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाके, जिसे हिंदी में हम निबंधन कार्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंधन कार्यालय। ठीक है, निबंधन कार्यालय। तो निबंधन कार्यालय जो है, वहाँ आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, जिसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी कहा जाता है। तो एक तो हो गया सादे कागज पर, कभी मत करवाइए, भूल कभी मत करवाइए। स्टाम्प पेपर पे आप लोग करवा लेते हैं, ठीक है, बहुत, लेकिन ये वीक है, मतलब कोई एक मजबूत तरीका, एक साक्ष्य एविडेंस नहीं है ये, इसे सही भी नहीं, इसे भी सही नहीं माना जाएगा। आप नोटरी करवा लेते हैं। नोटरी क्या होता है, वो भी स्टाम्प पेपर पर ही होता है। ठीक है, आप लोग करवा लेते हैं, बहुत लोग तो 100 रुपये के पेपर पर करवाते हैं, कोई 500 के पर करवाते हैं, कोई 1000 पर करवाते हैं, और उससे नोटरी, जो कोर्ट में पब्लिक नोटरी होते हैं, उनसे मोहर लगवा लेते हैं, उन्हें लगता है हो गया काम। ठीक है, आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं नोटरी पे, स्टाम्प पेपर भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री, जो जिसे केवाला कहते हैं, जो केवाला होता है, ठीक है, केवाला होता है, या बैनामा जो होता है, बैनामा, ठीक है, बैनामा जो होता है, यह चीज़ एक ही बात हो गई, जिसे सेल डीड भी कहा जाता है अंग्रेजी में, सेल डीड। ठीक है, रजिस्ट्री कहिए, सेल डीड कहिए, केवाला कहिए, बैनामा कहिए। ठीक है, यह एक बात हो गई। इससे आप रजिस्टर्ड करवाइए, और रजिस्टर्ड कहाँ होता है, रजिस्ट्री ऑफिस से होता है, बाकायदा स्टाम्प पेपर होगा, उस वहाँ पर हर स्टेट का, हर राज्य का नियम होता है कि इतने स्टाम्प पेपर पर आपको करवाना होता है, और रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, वहाँ सब कुछ आपको बताया जाता है, बिल्कुल एज़ पर जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको स्टाम्प पेपर वहाँ पर होगा, स्टाम्प पेपर आप खरीदिएगा। ठीक है, उस स्टाम्प पेपर के बाद दोनों पार्टी का नाम होगा। ठीक है, कोई एडवांस पैसा अगर लिया गया है तो उसका जिक्र होगा, पूरा ज़मीन का खाता खेसरा, ठीक है, पूरी चौहद्दी, पूरा जिक्र होता है, ज़मीन बेचने वाले का, खरीदने वाले का नाम, आधार कार्ड, उनका पता, किस तारीख को एडवांस पैसा हुआ था, महदनामा जिसे कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी से बेचा जा रहा है, किस माध्यम से बेचा जा रहा है, कितना पैसा है, कंसिडरेशन अमाउंट का जिक्र होगा, सारी बातों का, एक एक बातों का जिक्र होता है। ज़मीन का नक्शा होता है, रास्ता है कि नहीं है, कितना फिट रास्ता है, ठीक है, कितना ज़मीन है, टोटल रकबा कितना है, ठीक है, यानी एरिया कितना है, सब कुछ लिखा होता है, सारी जानकारी, एक एक मिनट्स डिटेल लिखी होती है। ठीक है, इन सारी बातों का उस पर ध्यान भी देना है। गवाह होते हैं, 2 गवाह हो गए, सबका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, सबका जिक्र हो दिया होता है। ठीक है, कितना पैसा का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक कंसिडरेशन अमाउंट नहीं होगा वो रजिस्ट्री नहीं कहलाएगी, केवाला नहीं कहलाएगा वो, तो पैसा कितना लेन देन हुआ, ठीक है, सारे। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्री कराइए। अक्सर लोग क्या होता है कि सादे कागज़ पर करा लिया, ठीक है,
जैसे कोई ए है ज़मीन का मालिक, ठीक है, ए ज़मीन का मालिक है। उसने क्या किया, दो लोगों को ज़मीन बेच दी, एक्स को भी वाई को भी। पहले क्या किया, एक्स को इसने सादे कागज़ पर बेचा। सादे कागज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, सादे कागज़ का क्या वैल्यू है, सादे कागज़ पर लिख दिया, हो गया, कहानी ख़त्म है। सादे कागज़ पर लिख दिया, एक्स को लग गया मैं ज़मीन का मालिक हूँ, बैठा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। दोबारा क्या किया, मान लीजिए 1994 में 1994 में इस ए ने क्या किया, एक्स को, यह जो एक्स है इसको ज़मीन सादे कागज़ पर बेच दिया। एक्स को भी लगा कि ठीक है, ज़मीन मुझे मिल गई, बात ख़त्म, पड़ा हुआ है वो खुद को ज़मीन का मालिक समझ के, ठीक है। यहाँ यही ए दोबारा आया 97 में, 97 में, ठीक है। 1997 में क्या किया, दोबारा से वही ज़मीन वाई को बेच दिया, लेकिन इस बार वाई ने क्या किया, इस ज़मीन को स्टाम्प पेपर पर खरीद लिया, ठीक है, बाकायदा सब कुछ लिखवा के, लिखा पढ़ी करके कर लिया, ठीक है। और बाद में इसने क्या किया, ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया, दाखिल खारिज करवा के और ज़मीन पर कब्जा ले लिया। तो यह जो एक्स है उससे तो इसका मजबूत है रिकॉर्ड वाई का, एक्स ने तो सिर्फ सादे कागज़ पर करवाया, बस बैठ गया, ना उसने दाखिल खारिज करवाया जिसे म्यूटेशन कहते हैं, नामांतरण भी कहते हैं, वो भी नहीं करवाया एक्स ने, वाई ने करवाया। वाई समझदार था, उसने ए से ज़मीन खरीदी, देखा भाई मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई झंझट नहीं चाहिए, स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी हो गई, ठीक है। हालांकि रजिस्ट्री होनी चाहिए, स्टाम्प पेपर पर ही रजिस्ट्री होती है, लेकिन वो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, उसका पूरा मोहर लगता है, ठीक है, पूरा मोहर लगता है, आप स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर तुलना किया जाए सादे कागज़ और स्टाम्प पेपर पे, समझिए ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्ट में भी आपको ऐसे ही प्रूव करना होगा, मामला कोर्ट में भी जाएगा। तो स्टाम्प पेपर पर होगा, सादे कागज़ की कोई वैल्यू नहीं, स्टाम्प पेपर पर है, कोर्ट कहेगा ठीक है स्टाम्प पेपर पर है, ठीक है, एग्रीमेंट है, चलता है, पैसा भी का भी पूरा भुगतान हुआ। लेकिन इसने दाखिल खारिज करवा लिया और ज़मीन पर कब्जा ले लिया। कोर्ट यही देखेगी कि भाई इसने एक तो रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट कर लिया वाई ने, एक्स ने कुछ नहीं किया, स्टाम्प सादे कागज़ पर है, स्टाम्प पेपर पर हुआ, दाखिल खारिज म्यूटेशन नामांतरण करवा लिया और ज़मीन पर कब्जा ले लिया, ठीक है। तो कब्जा में भी देखिएगा तो कब्जा में भी आ जाएगा, एडवर्स पोजीशन यहाँ लागू होता है, जैसे ही उसका पूरा हो जाएगा कब्जा में भी आ जाएगा, और 3 साल लिमिटेशन एक्ट का हो जाएगा तो उस पर कोई दावा भी नहीं कर पाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर वाई जीत गया, या एक्स ने क्या किया कि स्टाम्प पेपर पर तो करवा लिया, ठीक है, और वाई ने क्या किया, उस चीज़ को रजिस्ट्री करवा ली। क्या करवा ली, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवा लिया। तो वहाँ तो भाई सीधी बात है वाई ही होगा, क्योंकि वाई ने क्या किया, सीधे जाके ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री करवा दाखिल खारिज करवा लिया और कब्जा ले लिया। तो यहाँ पर कौन होगा, भले एक्स ने पहले खरीदा, लेकिन जो खरीदने का तरीका है वो क्या है, वो तो तरीका गलत है ना, प्रॉपर दस्तावेज ही नहीं बना है। दस्तावेज कहाँ बना है, आप देखिए ना, सादे कागज़ पर बनवा लिया या सिर्फ एक सिंपल स्टाम्प पेपर पर बनवा लिया, रजिस्ट्री कहाँ करवाई, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कहाँ कराया, पंजीकृत कहाँ कराया, उसका जो भुगतान होता है, प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान होता है, ठीक है, वह कहाँ करवाया उसने। भाई कोई भी संपत्ति होती है उसका एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है उसके दस्तावेज का, वह कहाँ करवाया, दाखिल खारिज भी नहीं करवाया, बैठा हुआ है। और यहाँ पर वाई ने क्या किया, भाई समझदार आदमी था, ठीक है, नहीं उसको पता था तो उसने किसी से सलाह ली, ठीक है, सलाह लेना ज़रूरी है, ठीक है, पैसा होने से ही ज़रूरी नहीं कि आपकी हर चीज़ में आपकी बुद्धि काम करे, ठीक है, पैसा होने से नहीं होता है, नहीं तो लड़ते रहिए, पैसा बहुत है तो मुकदमा लड़ते रहिए। तो दोस्तों यह एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनके साथ यही हुआ था, स्टाम्प पेपर वाली कहानी हुई थी। तो उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली थी, लेकिन पहला जो ज़मीन का खरीदार था वो सिर्फ स्टाम्प पेपर पे खरीदा था, उसने दाखिल खारिज भी नहीं करवाया, और दाखिल खारिज भी करवा लिया तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। दाखिल खारिज करवा लिया, भाई तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका है रजिस्ट्री का, आप ज़मीन की प्रॉपर रजिस्ट्री होती है, ठीक है। यह अब इसको क्या हुआ, तो यह अपना पैसा लेगा, ये अपना पैसा वापस ले लेगा, भाई धोखे से इसकी ज़मीन बेच दी गई तो पैसा वापस लेगा ये अपना, लेकिन प्रॉपर तरीका यह हुआ ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवाइए। इस पर ज़मीन की रजिस्ट्री है यह स्टाम्प पेपर पर भारी पड़ जाएगी,
क्योंकि सही तरीका यह है, हमेशा ज़मीन को केवाला करवाइए, सेल डीड करवाइए, रजिस्ट्री करवाइए, रजिस्टर बैनामा करवाइए, ठीक है, जो कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। मैं बार बार कहता हूँ। और जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तुरंत दाखिल खारिज करवाइए, ठीक है, दाखिल खारिज करवाइए, जो अंचल कार्यालय आपका होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर इसकी दाखिल खारिज करवाइए। म्यूटेशन जिसे कहा जाता है, नामांतरण जिसे कहा जाता है, एक रसीद कटेगी, ठीक है। सरकार का जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, जहाँ पे कि सरकार आपसे लगान वसूलती है, रिवेन्यू लेती है, वहाँ पर भी आपका नाम आ जाएगा। अब फ़ायदा क्या होगा, दाखिल खारिज करवा लीजिएगा, म्यूटेशन करवा लीजिएगा, तो कल को उस ज़मीन पर आपको कोई लोन लेना है मान लीजिए, तो दाखिल खारिज जो आप करवाए रहिएगा तो आपको एलपीसी, ठीक है, एलपी लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट, एलपीसी आपको कहाँ से मिलेगा? एलपीसी आपको वहीं से मिलेगा जिस ऑफिस से आपने म्यूटेशन करवाया था, जो सीओ का ऑफिस, सर्किल ऑफिस, जिसे अंचल कार्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत लोग पटवारी के यहाँ कहते हैं, वहाँ उसका ऑफिस होता है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, बस समझ जाइए म्यूटेशन जिस ऑफिस से आप म्यूटेशन करवाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अंचलाधिकारी के यहाँ से करवाते हैं, जिसको सर्किल ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है। सर्किल ऑफिस में आप करवाते हैं तो वहाँ पर आपको वहीं से आपको एलपीसी मिलेगा, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। बैंक इसका मांग करती है, डिमांड करती है, आपको बैंक से लोन चाहिए तो ये एलपीसी आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो यह ज़रूरी है। तो हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि ज़मीन खरीदते वक्त एक तो आप दस्तावेज ठीक से देखें, दस्तावेज सही है या नहीं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको लेकर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर पूछिएगा, या इससे संबंधित कोई सवाल हो वह भी पूछिए, कोई अन्य सवाल भी हो तो वह भी पूछिए, क्योंकि ज़मीन को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ज़मीन को लेकर हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव है, आपके पास जानकारी की कमी है, इसलिए यह सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अगला मैं लेक्चर ये भी बनाऊंगा कि अगर दो भाई हैं, ठीक है, और पूरा ज़मीन का प्लॉट है और आगे वाले भाई ने उस ज़मीन को रास्ते की तरफ से बेच दिया है तो पीछे वाले को कैसे रास्ता मिलेगा वह भी बताऊंगा। एक और सिचुएशन है कि पीछे वाले आगे वाले भाई ने मकान बना लिया, पीछे वाले भाई ने ज़मीन बेच दिया, ठीक है। तो आगे वाला जो भाई है उसने अपनी ही ज़मीन से रास्ता दिया था जाने का, ठीक है, अपनी ज़मीन से। तो जो भाई पीछे रहता है उसने क्या किया, धोखे से उस रास्ते को भी ज़मीन में केवाला में लिख दिया कि ये ज़मीन का प्लॉट है, जबकि वो रास्ते के लिए दिया गया है। इस पर भी बनाऊंगा कि इस पर क्या होगा, रेमेडी आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक मिशन ही शुरू कर दिया है, एक मेरा मिशन है यह कि ज़मीन से, भूमि विवाद से संबंधित जितने भी मामले हैं, ठीक है, चाहे वो पुराने मामले हो, नए मामले हो, सबका निपटारा मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करूंगा। तो दोस्तों अब यह हो गया कि रेमेडी क्या है। मान लीजिए जिसने रजिस्ट्री ज़मीन की करवाई, अपने इसी वीडियो लेक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए जिसने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, अब दूसरा आ गया आदमी, ठीक है, कि भाई हमें तो स्टाम्प पेपर पर मिला था, ठीक है, या सादे कागज़ पर मिला था, या नोटरी से मिला था। तो यह तीनों तरीका सही नहीं है, तरीका यही सही है, ठीक है। अब ये कहेंगे कि साहब हमने तो बाकायदा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, रिकॉर्ड में भी देखा कि ज़मीन, हमने गवर्नमेंट रिकॉर्ड में देखा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ज़मीन के बेचने खरीदने का कोई एविडेंस ही नहीं है। हमने म्यूटेशन भी चेक कराया, दाखिल खारिज भी जो पहले के ज़मीन के मालिक हैं उन्हीं के नाम से है। यह जो एक्स आ रहा है उसके नाम से तो नहीं है, ये जो ए है ज़मीन के मालिक, इन्हीं के नाम से सारा रिकॉर्ड है और मैं इन्हीं से खरीद रहा हूँ, तो मैं तो जेन्युइन बायर हूँ, मैंने तो लीगल तरीके से खरीदा है और मैंने दाखिल खारिज भी करा लिया, ज़मीन पर मेरा कब्जा भी है। तो इनके पास क्या रेमेडी होगा, तो यह क्या करेंगे, सेल डीड को कैंसिल करवाएंगे। अब भाई इनका पैसा तो लग गया है, तब उस सेल डीड को चैलेंज करेंगे कि इस सेल डीड को या तो कैंसिल कीजिए और नहीं तो मेरा पैसा दीजिए। तो कोर्ट देखेगी सेल डीड जेन्युइन है, सही है, तो क्या करेगी, जो एक्स के साथ ए ने धोखा किया है इसको पैसा इसका वापस करने का आदेश कर देगी विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का अपना होगा कोर्ट उसको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आदेश करेगी, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट है आपके मन में तो मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।